अगर आपकी तैयारी सच में पक्की है तो आज के इस 50 प्रश्नों के मॉक टेस्ट में से 40 का सही जवाब देकर दिखाएं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु एचपी में। आज हम एचपी होमगार्ड 2026 के लिए बिल्कुल नए एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित टॉप लेवल क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। आज के इस फुल मॉक टेस्ट में हम पूरे 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि आखिरी के 10 प्रश्न आपके स्कोर को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय इसमें से कितनी पहाड़ी रियासतों को मिलाया गया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि हिमाचल की ऐसी कितनी पहाड़ी रियासतें थी जिनको यहाँ पे मिलाया गया था। तो क्या 20 है, 25 है, 30 है या फिर 35 है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 30। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल की जो 30 छोटी बड़ी जो रियासतें थी ना, उनको यहाँ पे जो है मिलाकर जो है क्या बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो कब किया गया था इसका गठन? 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आता है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कौन सा है? कुल्लू है, किन्नौर है, मंडी है या शिमला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी किन्नौर। तो किन्नौर जो है इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। तो ये क्या करता है? तिब्बत के साथ इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। तो आप सबने मुझे अपना यहाँ पे स्कोर बताना कि आप में आपके जो है 50 में से कितने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होते हैं। तो मुझे कमेंट करके अपना स्कोर बताना है और आपने अपना लेवल चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितनी आपकी प्रेपरेशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खीरगंगा किस जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो खीरगंगा का सबको पता ही होगा आई थिंक। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, वो रहेगा ऑप्शन ए कुल्लू, है ना। तो कुल्लू जो है, कुल्लू को क्या कहते हैं? कुल्लू में है खीरगंगा यहाँ पे, है ना। तो खीरगंगा आपको पता ही है एक तीर्थ स्थल है ये, है ना। और यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा और ट्रैकिंग स्थल है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है, कुल्लू को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। तो विच रिवर इज़ द हिमाचल प्रदेश ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर। तो क्या ब्यास है, रावी है, सतलुज है या फिर पार्वती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी रावी रिवर। तो रावी रिवर जो है ना, इसकी क्या है? एक सहायक नदी है चिनाब की। अगर हम चिनाब की बात करेंगे तो ये दो नदियों के संगम से बनी हुई है, चंद्रा और भागा रिवर के संगम से बनी हुई है। और ये तांडी नामक स्थान पे जो है ये मिल जाती है। अच्छा, जो चिनाब रिवर है वो कहाँ से ओरिजिन होती है? तो फ्रेंड वो होती है कहाँ से? बारालाचा दर्रा से ओरिजिन होती है। और जो चिनाब है ना, ये जल घनत्व के आधार पे हिमाचल की सबसे बड़ी नदी, और इसका जो वैदिक नाम है वो है अस्सी किनी। वो क्या है? अस्सी किनी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। पंचवक्त्र मंदिर किस जिले में स्थित है। तो आई होप सबको पता होगा पंचवक्त्र मंदिर कहाँ पे है। तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही पंचवक्त्र टेम्पल है। और मंडी को ही क्या कहते हैं? छोटी काशी या फिर हिमाचल की काशी भी इसको कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में चौहार घाटी किस जिले में स्थित है। तो चौहार वैली की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए मंडी। तो मंडी को जो मंडी में है चौहार वैली। देखो एक है चुराहा वैली, है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना, एक चुराहा वैली है। तो ये कहाँ पे फ्रेंड? तो ये आपने ध्यान रखना, ये चंबा में। ये कहाँ पे? चंबा में ये स्थित है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरे जो है आपके होमगार्ड के लिए ये टॉप 50 क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कहा कि कमेंट करके मुझे बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिकर्ण किस नदी पर की घाटी में स्थित है। क्या ब्यास है, पार्वती है, रावी है, सतलुज है। तो आई होप इसका सबको ही पता होगा कि मणिकर्ण, देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसका आंसर वो ब्यास रिवर करेंगे, बट ब्यास नहीं है। अपनी याद रखना पार्वती रिवर है। ठीक है। तो पार्वती रिवर में जो है मणिकर्ण, पार्वती नदी के किनारे जो है क्या है? मणिकर्ण स्थित है। तो आपको पता ही होगा मणिकर्ण के बारे में ना। तो वहाँ पे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है जो कि किसको डेडिकेट है? वो गुरु नानक देव जी को डेडिकेटेड है। चलिए नेक्स्ट आता है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा शिमला और किन्नौर मार्ग से संबंधित है। तो वो कौन सा दर्रा है जो कि इससे संबंधित है, किन्नौर और शिमला से संबंधित है? तो वो चांसल दर्रा। तो चांसल दर्रा का आपने ध्यान रखना है। चांसल दर्रा जो है ये शिमला की सबसे ऊंची चोटी भी है। और ये शिमला के रोहडू क्षेत्र के किन्नौर और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर जोड़ता है। ठीक है। और कुंजुम दर्रे की अगर हम बात करेंगे तो कुंजुम दर्रा कहाँ पे फ्रेंड? वो आपका लाहौल स्पीति में। और रोहतांग दर्रा कहाँ पे? वो भी आपको पता होगा, कुल्लू को लाहौल से ये जोड़ता है। क्लियर हो गया।
नारकंडा, बाकी जलोड़ी दर्रा ये आपको पता ही होगा, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। ये आउटर सिराज को बाहरी सिराज से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है पंडोह बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो आई होप सबको पता होगा पंडोह बांध किस रिवर पर है, तो वो ब्यास रिवर के ऊपर है पंडोह बांध। ये हिमाचल का सबसे छोटा आर्टिफिशियल डैम है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसे छोटा आर्टिफिशियल डैम है पंडोह डैम, है ना। और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जो लेक है वो कौन सी है, गोविंद सागर। वो कौन सी है, गोविंद सागर, ठीक है। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान। अच्छा पोंग बांध, अच्छा मुझे कमेंट करके बताना है आपने कि पोंग बांध जो है ना किस रिवर के ऊपर स्थित है। तो पोंग बांध किस रिवर के ऊपर स्थित है, सबने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए, अगर वीडियो फ्रेंड अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला देवभूमि की लोक संस्कृति पहचान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो देवभूमि के लिए कौन सी विशेष, देखो अभी मैंने ऊपर भी बताया कि देवों की भूमि किसको कहा जाता है, तो वो कुल्लू को कहा जाता है। तो कुल्लू को क्या कहते हैं, हम देवों की भूमि कहते हैं। तो ये इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको पता ही होगा कुल्लू में एक प्रसिद्ध दशहरा इंटरनेशनल जो दशहरा भी मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे जो 17वीं शताब्दी में जो है राजा जगत सिंह के शासनकाल में भगवान रघुनाथ की मूर्ति स्थापित करने के लिए हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है। तो चंद्रताल झील जो है ये किस जिले में स्थित है, ये आप सबको पता ही होगा। ये लाहौल स्पीति में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध कांगड़ा चित्रकला प्रमुख स्कूल प्रमुख किस काल में विकसित हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रमुख जो है ये पेंटिंग, जो कांगड़ा पेंटिंग है, तो ये किसके यहाँ पे पीरियड में जो ये डेवलप हुई थी। तो मुगल काल, गुप्त काल, पहाड़ी राजाओं के संरक्षण में, या फिर मौर्यन पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, पहाड़ी राजाओं के संरक्षण में, है ना। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा अंडर द यहाँ पे हिल्स रूलर के अकॉर्डिंग ये रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोंटा साहिब किस नदी के किनारे स्थित है। तो पोंटा साहिब की अगर हम बात करेंगे तो पोंटा साहिब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। पोंटा साहिब कहाँ पे है, तो ये पोंटा साहिब जो है आपको पता ही होगा, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। सिरमौर, क्लियर हो गया, सिरमौर में स्थित है। तो दूसरा आपने ध्यान रखना है, तो ये कौन सी रिवर के किनारे हैं, तो यमुना रिवर के किनारे हैं। कौन सी रिवर के किनारे हैं, यमुना रिवर के किनारे। और आपको पता ही होगा जो पोंटा साहिब है ये गुरु गोविंद सिंह का जो है सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और यहाँ पे उन्होंने पवित्र ग्रंथों की रचना भी करी थी, ठीक है। चलिए, और जो यमुना रिवर है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रिवर, और सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, वो सतलुज रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में कितने निर्वाचित सीटें हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे निर्वाचित सीटों की, तो वो टोटल कितनी निर्वाचित सीटें हैं, तो आप सबको आई थिंक पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी 68। तो 68 जो है यहाँ पे क्या है, 68 यहाँ पे जो है विधानसभा की सीटें हैं। क्लियर हो गया, जिसको हम एमएलए भी कहते हैं ना। तो एमएलओ की सीट यहाँ पे कितनी है, तो वो टोटल आपने ध्यान रखनी है वो कितनी है, 68 यहाँ पे सीटें हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड ये थे हमारे HPGK के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या मैथ वाला सेक्शन है। तो मैथ का सेक्शन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या का 40% इज इक्वल टू 72 है तो वो संख्या क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक नंबर है, तो ये इसमें बोला गया कि 40% है, तो उसका जो वो 72 के इक्वल है। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द नंबर। तो व्हाट इज़ द नंबर अगर इसमें हम देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे 72, तो 100 पार वाली साइड चला जाएगा। तो 72 इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाई बाई 10, तो वो कितना हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा 180, है ना। तो 180 जो है वो दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का यानी यहाँ पे मार्केट प्राइस एन आर्टिकल इज़ 800, इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज़ गिवन, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो देखो एक बोला गया कि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है ना, उस पर 15% की छूट दी जाती है, ठीक है। तो जब उसके ऊपर 15% की यहाँ पे छूट दी जाती है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, इस तरह से, मतलब यहाँ पे 15% की उसके ऊपर छूट दी जाती है, तो ये कितने को पड़ता है, 120 को पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम 80 से 120 माइनस कर देंगे तो कितना आता है हमारे पास, तो आता है 680,
तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 680। क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। दी गई संख्याओं का अनुपात जो है 3:5 है, तो उनका योग 64 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें किस तरह से आप इसको देखेंगे, जैसे जो ये क्वेश्चन है इसमें एक 3x हो गया प्लस एक 5x हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 64 हो गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये 8x हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा 64। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 8। तो सबसे यहाँ पे पूछे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी है तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 40। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी 40 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर की गति से चलती है, वो 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड तो इसमें कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो जैसे 72 मल्टीप्लाई बाय 5/80 होता है ना, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे 20 मिली यहाँ पे मीटर सेकंड है ना। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 500। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना आप। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन सी। फिर आता है 5,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के ब्याज साधारण ब्याज पर कितना होगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन बताया हुआ है। यहाँ पे 5,000 बताया हुआ है और 8% के हिसाब से ब्याज और 2 साल के लिए लगता है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 दो 8 2 16 और ये कितना आएगा 800 है ना, तो 800 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 800 है ना। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यदि एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स का धनात्मक मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी 3। तो इसको सॉल्व कर लेना आप अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3। एक आयत का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बोला गया जिसकी विड्थ जो है कितनी लेंथ है 240 सेंटीमीटर और इसकी 200 सेंट व्हाट इज़ द ब्रेड्थ। तो इसका भी राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो है ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर। तो उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 प्राप्त होता, तो मूल संख्या क्या थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 300। तो इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से और इसका जो राइट आंसर क्या आएगा वो आएगा आपके पास 300। क्लियर। नेक्स्ट आता है ए एंड बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 24 ईयर। तो 24 ईयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन द डाई टू थ्रोन वंस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 1/2 1/2। नेक्स्ट देखते हैं यदि 2x + 5 = 17 तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 36। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा 36 रहेगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर पाई यहाँ पे कितना दिया है 22/7 यहाँ पे दिया गया है। तो इसका भी अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो फ्रेंड ये थे हमारे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट हम सेक्शन देखते हैं इंग्लिश का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप अच्छे से अपना मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो मुझे कमेंट करके अपने नंबर ज़रूर बताना कि कितने मार्क्स जो है आपके यहाँ पे बने, कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश सेक्शन। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रैपिड। तो रैपिड का यहाँ पे पूछा गया है कि सिनोनियम क्या है। तो रैपिड देखो फ्रेंड क्या होता है, रैपिड होता है यहाँ पे बहुत तेज है ना, तो तेज। तो अगर हम सिनोनियम की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन बी फास्ट। तो फास्ट होता है तो रैपिड क्या होता है तेज, तो इसी का ही सिनोनियम क्या होगा फास्ट। बी पतला होता है, लेट स्लो धीमा होता है। नेक्स्ट देखते हैं चूज़ द एंटोनियम ऑफ एंशियंट। तो एंशियंट का जो है यहाँ पे एंटोनियम पूछा गया, एंटोनियम होता है इसका विपरीत। तो या अगर हम एंशियंट की बात करेंगे ना तो इसका जो एंटोनियम रहेगा फ्रेंड वो रहेगा अब यहाँ पे मॉडर्न। तो एंशियंट मॉडर्न। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट द फिल इन द ब्लैंक्स इफ़ आई डैश डैश रीच आई वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी वेयर। तो वेयर जो है ये क्या है, इफ़ आई वेयर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं यहाँ पे तो देखो, अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल यहाँ पे हमेशा ये प्लूरल में, तो प्लूरल में हमेशा क्या लगेगा, वर्क का यूज़ होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस राम वोट ए लेटर। तो इसमें हमें पैसिव वॉइस के बारे में बताया गया कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना। तो बी क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे ए लेटर वॉज रिटन बाय राम। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो राम वोट अ लेटर। पैसिव वॉइस बनाते इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है और फिर पास्ट टेंस के कारण वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, ए लेटर वॉज रिटन बाय राम। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो यहाँ पे एडजेक्टिव बताया गया, एडजेक्टिव का तो विशेषण, तो विशेषण यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन ही वॉज बीन लिविंग हेयर 2015। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, वो रहेगा ऑप्शन बी सीन्स। तो सीन्स के लिए हमेशा क्या होता है, जो पास्ट वाली चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे सीन्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस का है यहाँ पे 2015, जो एक निश्चित समय यानी एक टाइम ऑफ पीरियड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसको जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे सीन्स का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे अगर यदि अनिश्चित समय या फिर टाइम की अवधि होती है तो उसके लिए फॉर का यूज़ यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आता है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम टायर्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे इसका जो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे पूछा गया है कि इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते इसमें हम क्या करते हैं, सैड को पास्ट होने के अंदर का जो सिंपल प्रेजेंट, जैसे आई एम टायर्ड, सिंपल पास्ट ही वाज टायर्ड में बदला जाता है ना। तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलता है। नेक्स्ट। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो देखो करेक्टली स्पेल्ट यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सा जो है यहाँ पे करेक्टली है। नेसेसरी की बात करेंगे तो नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है फ्रेंड, होती है NECESSAR भाई। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग यू आर कमिंग। यू आर कमिंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आरंट यू, है ना। तो इसका जो यहाँ पे नियम के अनुसार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में ही क्या बनता है। वाक्य में जैसे यू आर कमिंग है तो इसमें टैग क्या आएगा, यू आजंट यू बनेगा। ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म नाइदर राम नॉर हिज अ फ्रेंड प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्मेट बताना है, नाइदर राम नॉर फ्रेंड प्रेजेंट। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा वर। तो नाइदर राम नॉर हर इज़ फ्रेंड वर प्रेजेंट। तो नाइदर और नॉर के नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगती है, इस क्रिया के पास जैसे हिज फ्रेंड प्लूरल है इसलिए बहुवचन क्रिया क्या रहेगी, वर का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट आता है। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट इज़ कॉल्ड। जो व्यक्ति पढ़ या लिख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट उसको क्या बोलते हैं हम, तो आज आप सबको पता ही होगा वो उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट कहते हैं, है ना। इलिटरेट। इलिटरेट क्या होता है, जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ या निरक्षर होता है। और लिटरेट क्या होता है, लिटरेट होता है जो पढ़ा लिखा होता है। ठीक है। चूज़ द करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बोला गया, तो चूज़ द करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ही कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे। तो यहाँ पे यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल था, जो कि क्या रहेगा आपका, जो यहाँ पे भूतकाल के इसमें हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस वर्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट की का यूज़ होता है। ठीक है। चलिए
तो फ्रेंड ये थे हमारे पास इंग्लिश के सेक्शन के क्वेश्चन। तो अब हमारे पास जो लास्ट रहा वो हमारे पास हिंदी रहा। तो अब हम हिंदी के 12 क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए। चलिए, तो पहला यहाँ पे क्या है, आकाश का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए, आकाश का जो पर्यायवाची है उसको हम क्या बोलते हैं, आकाश का पर्यायवाची को कहते हैं हम नभ। ठीक है, तो आकाश का क्या होता है, नभ। नभ आपको पता है, जैसे गगन, व्योम, अंबर, आसमान, ये आपने इसके पर्यायवाची याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, उन्नति का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द क्या होता है, उन्नति। अगर हम उन्नति की बात करेंगे तो इसका जो विलोम क्या रहेगा, वो रहेगा अवनति। वो क्या रहेगा, अवनति रहता है। क्लियर, उन्नति का अवनति। नेक्स्ट देखते हैं, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या होता है। जो कभी ना मरे उसके लिए क्या होता है, तो आप सबको पता भी होगा शायद, अमर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमर। जो कभी ना बने, है ना। और जो कभी बूढ़ा ना हो उसको कहते हैं हम अजर। जो कभी भी बूढ़ा ना हो उसको हम अजर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जिसका नाश होना निश्चित हो उसे हम नश्वर कहते हैं। जिसका नाश होना हम नश्वर निश्चित है उसे हम नश्वर कहते हैं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, मेहनत करना, पछताना, लड़ाई करना, सहायता करना। तो देखिए, हाथ मलने का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है पछताना। तो जब हम कोई हाथ, जब समय निकल जाने पर हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपने याद रखना है। इसलिए जैसे मेहनत करने के लिए कमर तोड़ना हो गया, मेहनत करने के लिए कमर तोड़ना हो गया, कमर कसना, सॉरी, खून पसीना एक करना, मुहावरे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, राम ने फल खाया वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। राम ने फल खाया, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, कर्ता कारक, है ना। तो कर्ता ने, यहाँ पे क्या होगा, कर्ता ने, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, कर्ता। नेक्स्ट आता है, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन ए, अपादान, है ना। तो अपादान, तो जब यहाँ पे अपादान में क्या होता है, जब किसी वाक्य में से चिन्ह का यूज़ किसी चीज़ को अलग होने के लिए भाव में होता है तो अपादान कारक का यूज़ होता है। जैसे गंगा हिमालय से अलग हो रही है। नेक्स्ट आता है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। तो विद्यालय की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें जो दीर्घ संधि आती है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जो है, जैसे विद्या, इसका जो आपका याद रखना है, इसको हम, इसकी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आल्या। तो विद्या प्लस आल्या, ये इसकी संधि विच्छेद होती है। ठीक है, और इस तरह से आपने यहाँ से ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट आता है, राजपुत्र में कौन सा समास आता है। तो राज का पुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास आता है। तो उसमें इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। तो राजा का पुत्र, है ना। तो राजा का पुत्र यहाँ पे बात हो रही है, तो तत्पुरुष समास की बात है। जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द क्या होता है। जो दूसरों का भला करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, परोपकारी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, परोपकारी। ठीक है, और जो केवल अपना भला करे उसको कहते हैं स्वार्थी। उसको क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। नेक्स्ट है, अंधों में काना राजा, किसका उदाहरण है। संधि है, लोकोक्ति है, उपमा है, या फिर विलोम है। तो देखिए, अंधों में काना राजा, तो ये क्या है, ये आपने ध्यान रखना है, ये एक लोकोक्ति है। क्या है, ये एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट आता है, कलम के समान मुख में कौन सा अलंकार है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कलम के समान कौन सा अलंकार है, तो वो है उपमा अलंकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज क्या है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्या चीज़ है, संज्ञा, सर्वनाम में विशेषण है, या फिर क्रिया विशेषण है। तो फ्रेंड ये जो क्या है, ये आपने ध्यान रखना है, दौड़ता क्या रहेगा, ये क्रिया विशेषण रहेगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड ये थे हमारे पास टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप सब ने अच्छे से कर लिए होंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो सही है, तो जिससे आपको अपने लेवल का पता लग जाए। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे सबको कि 23 अगस्त को आपका क्या है, पेपर है होमगार्ड का। तो आई होप यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको इसी तरह से नेक्स्ट मॉक चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, तो उसी तरह से फिर हम अपना नेक्स्ट मॉक लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।